वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए 100 क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 25 का क्वेश्चन क्या लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नाउ 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए औसत चाल लिख रहा, वो आप पहले 60 किलोमीटर को 40 मिनट में, अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करती है। तो बताइए कि अंतिम 20 किलोमीटर की में उसकी चाल क्या होगा। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोग को लास्ट टाइम निकालना क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे अंतिम के लिए पूछ रहा है, तो अंतिम के लिए हम लोग एक्स मानेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो टोटल सबसे पहले औसत चाल यानी कुल चाल देखेंगे तो 40 लिखा था। हम लोग जानते हैं इसमें क्या औसत 40 का क्या कुल दूरी, तो कुल दूरी देखें तो पहला में 60 था, सेकेंड लिखना चाहते हैं 20 हो गया, और लास्ट आप लोग का थर्ड के लिए 20 लिख रहा है। क्लियर है। और हम लोग जानते हैं कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो समय इजकल टू यहाँ पे देखिए पहला लिखा 40 मिनट, तो 40 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, आवर में बदल देंगे, यानी 60 से डिवाइड करें। अगला आप लोग देखिए 50 मिनट लिखा था, तो 50 को भी हम लोग क्या करें 60 से डिवाइड करें। अगेन आप लोग को थर्ड का पता करना था, तो आप लोग के बीच में अगर देखना चाहते हैं तो 120 किलोमीटर के लिए बोल रहा था। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे 20 बाई यहाँ पे क्या करेंगे एक्स मान लेंगे। क्लियर है। आई होप आप लोग क्लियर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, तो अगर आप लोग सॉल्व पूरे का पूरे करते हैं, तो आप लोग के बीच में अगर एक्स कैंसल आते हैं तो फ्रेंड देखिए 20 बाई एक्स आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा। क्लियर है। अब टोटल कीजिएगा ना 20 बाई एक्स इजकल टू 6/6 आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्व किए तो एक्स का वैल्यू आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, सॉरी 1 नहीं बल्कि 20 किलोमीटर पर आवर होगा। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। 140 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति आवर और 78 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, तो कितने समय में वह एक दूसरे को पार करेगी। देखिए कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ, जब भी एक ही दिशा की बात करना चाहते हैं, क्लियर है, तो याद रखिए एक ही दिशा में दोनों के स्पीड को क्या कहते हैं, डिफरेंस करते हैं। क्लियर है। हम लोग को समय निकालना, तो समय बराबर अल्टीमेटली हम लोग पढ़े होंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा कुल दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, तो पहला लिख रहा है 120, सेकंड का लिख रहा है 140, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आई थिंक 260 आ जाए। क्लियर है। अब एक ही दिशा में था तो दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 78 में से 60 को माइनस करेंगे तो फिर 18 आएगा। क्या आएगा 18। अब इसको क्या करेंगे 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इससे हम मीटर पर सेकंड में बदल दें। अब ये 18 कैंसिल हो गया, तो 260 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो फ्रेंड 260 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 यानी कि 52 सेकंड आएगा। क्या आएगा 52 सेकंड इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर अगर जानना चाहते हैं तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोगों को सॉल्यूशन करना है अगेन आई रिपीट लास्ट टाइम कर दूंगा। क्लियर है, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा था, बाकी ये क्वेश्चन में अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। आकाश और विकास एक कार्य को क्रमशः 40 दिन में और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आकाश से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर दिन में बारी बारी से कार्य करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए जब भी क्वेश्चन अगर आप लोग आता अल्टरनेट वाला, तो उसके लिए कंसेप्ट का यूज कीजिएगा। मेरा को आप लोग कभी नहीं भूले। देखिए आप लोग का आकाश है ए मान लेते हैं, ये लिख रहा 40 में कर रहा। अब बात है बी आप लोग का लिख रहा 60 डे में, तो टोटल कार्य अगर निकालिए तो ऑलमोस्टली 120 आएगा। अब देखें इफिशियंसी ऑफ ए का निकालेंगे, तो ए का आप लोग का 3 आएगा, बी का 2 आएगा। क्लियर है। यानी कि देखिए दो व्यक्ति यानी ए अभी मिलकर दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में कितना दिन करें, तो 5 काम करें। क्लियर है। यानी 2 व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में करें, 5 दिन में। टोटल कार्य का रिक्वायर्ड कितना है 120 है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, आप 5 को कितना से आप मल्टीप्लाई कीजिए कि 120 आएगा। तो हम क्या करते हैं, इससे कुछ नहीं 24 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24 से मल्टीप्लाई किए तो आप लोग को जो मैन है उसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे 48 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 को यहाँ पे करेंगे यानी 120, यानी कि टोटल वर्क आप लोग को 120 आ गया, लेकिन डेज कितना लग रहा है 48 आ गया। क्या आएगा 48 डेज आएगा। तो आई थिंक इसको समाप्त करने के लिए टोटल 28 डेज लगेंगे। तो राइट आंसर करेंगे तो 48 था, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। ये ट्रिक को यूज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग को बोर्ड मास के तरीकों को यूज करते हुए बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें डिवाइड करेंगे, तो 878 का पहाड़ा में क्या था 9 टाइम्स आता है इंटू 4 प्लस यहाँ पे 40 करेंगे माइनस 35 का पेपर में 7 बार में आया था, फिर 15 आएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 96 प्लस 40 माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस 8 देंगे। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए 40 36 46 हो गया, 76 हो गया, 76 और 8 कितना होता है, आई थिंक 84 होता है। तो राइट आंसर करेंगे तो 84 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सरल करना आप लोग को। तो
आई थिंक अगर आप लोग देखे होंगे ये क्लास 11 का क्वेश्चन है, क्लियर है। तो इसमें आप लोगों को कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, 175 डिग्री जो ना 175 डिग्री को 180 माइनस 5 कर देंगे, और यहाँ पे 204 डिग्री को भी क्या करेंगे 180 प्लस 24 के रूप में हम लोग चेंज कर देंगे। तो देखिए, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, cos 5 डिग्री है तो cos 5 डिग्री लिख देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे cos 24 डिग्री है तो cos 24 डिग्री रहने देंगे। अब बात करना चाहते हैं cos 75 का, 175 का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर cos 180 में से 5 डिग्री घटाते तो आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, cos हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो 204 लाना है तो हम लोग 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करते हैं, cos करेंगे, यहाँ पर 330 डिग्री है तो 3 डिग्री रहने देंगे। अब इसको तोड़ते हैं ना, तो पूरे के पूरे अगर आप लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले cos 5 था तो हम लोग cos 5 रहने देंगे। देखिए स्पेस मेरे पास कम होने की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। फिर यहाँ पे cos 24 डिग्री था तो cos 24 डिग्री। अब लिखे थे cos 180 माइनस 5 डिग्री था। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग जानते होंगे और पढ़े होंगे तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, -5 डिग्री था तो cos क्या होगा, केवल 5 डिग्री रहेगा, क्लियर है। अगेन अगला क्या हो जाएगा, cos केवल 24 डिग्री रहेगा, ये लिख देंगे। और लास्टली आप लोग देखें तो cos 60 के बराबर ये होता है। और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए cos 24 कैंसिल हो गया, ये cos 5 कर दिया, क्या बचा cos 60 की वैल्यू क्या था 1/2। तो फ्रेंड राइट आंसर होगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इसका कंसेप्ट ये होता है, ये दोनों देखिए आप लोग को 175 डिग्री आप 5 डिग्री को सम कीजिए तो 0 हो जाएगा, और उसी पर ये दोनों को भी कीजिएगा तो आप लोग को माइनस करके कैंसिल करना था, क्लियर है। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक कंपनी में काम करने वाली एक महिला को प्रत्येक 14 सेंटीमीटर व्यास और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार मोमबत्तियां तैयार करने के लिए 70 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की विमाओं वाले मोम का एक आयताकार ठोस दिया गया है। तो निर्मित मोमबत्तियों की संख्या ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, देखिए जब भी संख्या ज्ञात करने के लिए एन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल क्या लिख रहा है 70 लिख रहा, फिर क्या लिख रहा 44 लिख रहा, अगेन 20 लिख रहा, क्लियर है। हम क्या करें, ये तो टोटल हो गया आप लोग का, है ना, यानी कि ये क्यूबर्ड का हो गया। अब इसमें आप लोगों को देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को बेलन का भी लिख रहा है, तो उसका क्या था पाई आर स्क्वायर जो होता है। तो 22/7 करेंगे आर, तो आर का वैल्यू लिख रहा था 14 लिख रहा था व्यास, तो इसका हाफ करेंगे तो त्रिज्या 7 गुना 7 कर देंगे। एच 20 लिख रहा था, ये आप लोग का लिख रहे हैं, ये क्यूबर्ड का वॉल्यूम निकाल दिए। अगर आप लोग सॉल्व करते 7 कैंसिल हो गया, फिर देखिए 20 कैंसिल हो गया, फिर 22 का टेबल में 44 2 टाइम्स में आएगा, 7 का पहाड़ा में 170 10 बार में आएगा, क्लियर। अब हम लोग गुना करेंगे, 10 को 2 से गुना करेंगे 20 आएगा, तो राइट आंसर आएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना जो चालू किया था वह 1919 में, 1999 में, बल्कि 1999 में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। इसके साथ साथ ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ था वह 1995 में। वही बात करना चाहते हैं मनरेगा का, तो मनरेगा सबसे फेमस होता है जिसे नरेगा के नाम से आते थे। तो मनरेगा का जो प्रारंभ हुआ था वह 2005 में हुआ था, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा नृत्य असम के मठों में विकसित हुआ था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते, देखिए कुचिपुड़ी, तो ऑलमोस्टली कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, क्लियर है। कथक, तो कथक आप लोग का आता है, कथकली, कथक आप लोग का आता है यूपी में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में। तो लास्ट बच गया सतरिया। तो सतरिया जो नृत्य होता है ना, ये आप लोग का असम के लिए फेमस होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लियर है। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसके लिए शंकर देव इसके लिए काफ़ी फेमस व्यक्ति थे, क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, तो कुचिपुड़ी को मैं डिस्कस कर दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। कृषि संबंधित दी गई मुख्य विशेषताओं में कौन सी भारतीय वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन लिख रहा है रासायनिक उर्वरक, झूम खेती, उच्च पैदावार किस्में की बीजें, कीटनाशक और कीटनाशी। तो फ्रेंड इसमें अगर आप लोग देखेंगे ना तो झूम खेती एक वाणिज्यिक कृषि की विशेषता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि बने। मैं दावे के साथ बोलना चाहता हूँ, ये आप लोग का एनटीपीसी में पेपर में आ जाएगा। तो देखिए आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, गणतंत्र दिवस पे प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई आप लोग का भारत में चीफ गेस्ट होते हैं। तो 2025 के गणतंत्र दिवस के भारत में चीफ गेस्ट जो आए थे वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो आए थे, प्रोबोवो सुबियांटो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रह गए, क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बातें करना चाहते हैं गणतंत्र दिवस का इस बार का थीम क्या था, तो याद रखिएगा स्वर्णित भारत विरासत और विकास था, स्वर्णित भारत विरासत और विकास था, क्लियर है।
चलिए बातें करना चाहते हैं जब भारत पहली बार कब गणतंत्र दिवस मनाया था। तो ऑलमोस्टली पता होगा आप लोग को 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को पहला जो चीफ गेस्ट आए थे वह इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति आए थे डॉक्टर सुकर्नो मुख्य अतिथि थे, यानी कि फर्स्ट टाइम भी जो आए थे डॉक्टर सुकर्नो थे जो कि राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया थे। क्लियर है। इससे पहली बात करना चाहते हैं, यानी कि देखिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अब तक कुल 4 बार आए। फर्स्ट ऑफ ऑल आए थे 1950 में, फर्स्ट टाइम आए थे। सेकेंड आए थे जब भारत वर्ल्ड कप जीता था यानी कि 2011 में। थर्ड टाइम से आए थे जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता था यानी 2017 याद कर लीजिए। एंड अगेन आई रिपीट जब 2015 में यानी कि 2025 में तो 2025 में कुछ वैसा हुआ है। आई थिंक लगता है चैंपियंस ट्रॉफी इसी साल हुआ था ना, तो जब 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। क्लियर है। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हैं कब तक, तो ये 4 साल 1950 तो याद होगा, 2011 वर्ल्ड कप याद कर लीजिए, 2011 चैंपियंस ट्रॉफी, अभी 25 अगेन चैंपियंस ट्रॉफी याद कर लीजिए। क्लियर है। इससे आप लोग कभी नहीं भूलेगा। चलिए ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये देखते हैं। आई थिंक आप लोग पढ़े होंगे 2024 का चीफ गेस्ट कौन थे। तो फ्रेंड 2024 के फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, शायद फ्रांस के राष्ट्रपति थे, हाँ फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। क्लियर है। और 2023 की बात करना चाहते हैं तो मिस्र के थे यानी इजराइल के थे अब्दुल फताह अल सीसी थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन हस्सा या अर्थात हसन गंगू ने किया था। क्लियर है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया था। क्लियर है। तो इसको ऑप्शन नंबर हम लोग डी को क्लिक करेंगे। बात करना चाहते हैं मीर जाफर को। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे मीर जाफर कौन थे। तो ये अकबर शायद हाँ अलाउद्दीन की सेना में जो एक हिजड़ा थे तो वही थे मीर जाफर। वही बात करते हैं एमबीटी। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे यह आप लोग का दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश के यानी कि तुगलक वंश में शामिल थे। क्लियर। यह सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी थे। वही बात करता इसमें और कुछ वैसा है देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसा कुछ होगा तो मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखते हैं क्वेश्चंस क्या उसके अकॉर्डिंग मैं ढल जाऊंगा। देखिए मलेशिया की मुद्रा क्या है। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ मलेशिया की जो मुद्रा होता है वह रिंगित होती है। क्या होता है रिंगित। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो डी को क्लिक कर देंगे। अब देखिए यूरो। तो यूरो बहुत सारे देश का होता है। सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया का होता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का होता है डॉलर, लेकिन ऑस्ट्रिया का होता है यूरो होता है। वो इसके साथ साथ बेल्जियम की बात करना चाहते हैं यानी यूरोपीय कंट्री जो होता है मैक्सिमम का होता है यूरो। बेल्जियम का होता है, फिर साइप्रस का भी होता है। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ साइप्रस का होता है, फिर फिनलैंड का होता है, आयरलैंड का, इटली का, ये सारे देश का यूरो होता है। वही बात करना चाहते हैं पेसो। तो फ्रेंड पेसो सबसे फेमस है जो कि अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, फिलीपींस की होती है। और क्वाचा जो होता है वो अंगोला की होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे आप लोग को देखिए 18 में क्या ऐड करेंगे 21 आएगा तो 3, फिर 21 में हम लोग 9 को ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे टोटल करेंगे तो 27 आएगा। फिर देखिए 9 3 27 यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो 81 को ऐड करेंगे। तो 57 में हम लोग क्या करेंगे 81 को अगर ऐड करते हैं ना तो देखिए 8 आएगा, 8 5 13 यानी 138 आएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये आप लोग खुद से कीजिएगा, काफ़ी ईजी होता है क्वेश्चन। ये आप लोग आ चुका है। देखिए ये आप लोग का चाहे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। 6 मित ABCDEF केंद्र की ओर, देखिए केंद्र की ओर रहा ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में। FA के दाएं और तीसरे स्थान पे, CF के निकटतम पड़ोसी नहीं है, DC के बाईं और दूसरे स्थान पे है, BA के बाईं और चौथे स्थान पे है, तो E के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस टाइप से हम लोग करेंगे 6 लोगों को बैठाएंगे, 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, आइए आप लोग का 6 हो गया। क्लियर है। हम लोग देखना चाहते हैं क्या लिख रहा है ये। सबसे पहले लिख रहा FA के दाएं और तीसरे स्थान पे, देख केंद्र की ओर है ना, तो मान लेते F को यहाँ मान लें, तो लिख रहा FA के दाएं ओर से तीसरे स्थान पे है। तो देखिए यहाँ से नहीं, सबसे पहले ऊपर से मानिए। देखिए मान लीजिए F यहाँ मान लिए, तो F जो है ना A के दाएं ओर से तीसरा, तो देखिए 1 2 3 आई थिंक यहाँ पे आ गया। क्लियर है। अब लिख रहा C F का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ना तो आप लोग यहाँ पे C को लिखिएगा ना ही तो यहाँ पे C लिखिएगा। ठीक है। D C के बाईं और दूसरे स्थान पे है, D जो है ना C के बाईं और दूसरे स्थान पे है, B A के बाईं और दूसरे स्थान पे है, तो B जो है ना A के बाईं ओर, तो फ्रेंड इसके बाईं ओर जाएंगे तो यहाँ पे B आ गया। क्लियर है। अब क्या लिख रहा है B A के बाईं दूसरे स्थान पे है, B A के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है, तो B जो है A के बाईं ओर से चौथे 1 2 3 4, हाँ तो यहीं पे तो आ रहा था, ये B आ गया। अब देखना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखेंगे DC के बाईं और दूसरे स्थान पे है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ये लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग DC आ गया ये। ठीक है। दूसरे स्थान पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो अल्टीमेटली E बच रहा। तो आप लोगों को क्वेश्चन लिख रहा E के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन होगा। देखिए E के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो ये E आप लोग का होगा इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, तो B आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर D को क्लिक कर देंगे।
देखते हैं क्या कर रहा। नीता के पुत्र को विद्यालय में अपने शिक्षक से होमवर्क पूरा ना करने की शिकायत मिलती रहती है। ठीक है, मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट, अध्यापक को उसे होमवर्क देना बंद कर देना चाहिए। नहीं, ये तो नेगेटिव फैक्ट्स होता। नीता को अपने पुत्र का होमवर्क पूरा कराना चाहिए। तो इसमें अगर देखा जाए ना तो ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। इसमें कोई आप लोग को पॉजिटिव नहीं आ रहा, तो ना तो 1 होगा ना तो 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप अंग्रेजी वर्णमाला को पिछड़े क्रम में लिखते हैं तो दाएं से छठे अक्षर के बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़े, देखिए दाएं से छठे, तो दाएं से छठे करते हैं, अब बाएं से 13वें, ये दोनों का जोड़ दीजिए, फिर डिफरेंस कर दिया तो 13 6 19, 19 में से एक को घटाएंगे क्या आएगा 18 आएगा। क्या आएगा 18। नहीं तो एक काम कीजिए, यहाँ पे 13वां स्थान बोला ना, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दाएं पिछले क्रम बोलते हैं दाएं से छठे, दाएं से छठे, दाएं से छठे अक्षर के बाएं से 13वें स्थान। तो इस टाइप से आता दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो 13 था आप लोग का, देखिए एक ही अक्षर हुआ दाएं या बाएं, तो दोनों को जोड़ दिया तो 13 6 क्या होता है 19। तो आप लोग बताए 19 में क्या आता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स एस आता है, तो आप लोग एस को कर देंगे। क्लियर है। जब भी देखिए वर्णमाला क्रम में देखिए उल्टे क्रम में लिख रहा और यहाँ पे लिखा दाएं से छठे लिख रहा। ठीक है, अब बाएं से 13, देखिए दायां बायां जब भी बोल देगा यानी अलग अलग रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो एक 13 था और एक 6 था, तो 13 6 क्या होता 19, 19 में क्या आता एस, तो आप लोग का एस होगा। वही सेम रहता, दायां दायां रहता तो दोनों का डिफरेंस ले लेते, या बायां बायां भी रहता तो दोनों का डिफरेंस ले लेते। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, दी गई श्रृंखला में, तो लिखा दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना। पहला का डिफरेंस देखेंगे 4 है, सेकेंड का देखना चाहते हैं 9 है, एंड नेक्स्ट का देखेंगे 16 है, फिर देख रहे हैं 25 है। तो हम लोग क्या करें, अगला में 36 को ऐड करेंगे, तो 65 + 36 करेंगे तो आप लोग के सामने 101 आएगा। चलिए, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम के द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, प्रोटीन का पाचन बोला ना, सबसे पहले देखिए बातें करना चाहते हैं प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले प्रोटीन का जो पूरा जो पाचन होता है, पूर्ण पाचन जो होता है वह छोटी आंत में होता है। अब पूर्ण पाचन जब होता है ना तो वह एमिनो एसिड में बन जाता है प्रोटीन, जिसमें आप लोग पढ़े होंगे प्रोटीन का सबसे छोटी यूनिट होता है एमिनो एसिड, जिसका सूत्र क्या होता है NH2COOH होता है। ये पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। क्लियर है। लेकिन लिख रहा मानव पाचन में प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से किस एंजाइम के द्वारा, यहाँ पे एंजाइम लिख रहा, तो हमेशा याद रखें ये पेप्सिन एंजाइम से होता है। किस एंजाइम से होता है, पेप्सिन, जो कि ऑप्शन नंबर जाते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे तो पेप्सिन एंजाइम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले याद है पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के छोटे पेप्टाइड्स के विखंडित करता है। क्लियर है। वही बात करना चाहते हैं एमाइलेज का। देखिए एमाइलेज जो होता है स्टार्च को शर्करा में विखंडित करता है। एमाइलेज जो होता है ना वह स्टार्च को, तो स्टार्च को शर्करा में विखंडित कौन करता है, तो एमाइलेज करता है। वही लिपिड की बात करना चाहते हैं तो लाइपेज जो होता है ना वो वसा को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल को विखंडित करता है, यानी वसा को करता है। वही माल्टेज की बात करना चाहते थे, माल्टोज शर्करा को बदलता है, यानी माल्टोज शर्करा को बदलता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए ये सब सारी चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स याद रखिए प्रोटीन का जब पाचन होता है वह कितना कैलोरी एनर्जी देता है, तो 4.2 कैलोरी पर ग्राम देता है। क्लियर है। चलिए तंत्रिका आवेग के संरक्षण के लिए संचरण के लिए विध्रुवण किसके प्रवाह के कारण होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सोडियम आयन के लिए होता है। क्या होता है, सोडियम आयन के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे और अल्टीमेटली आप लोग जानते होंगे इसका सूत्र क्या होता है Na+ कर देंगे। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है मैथ्स का क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिए मैथ्स का आ गया, देखते हैं। यदि एक निश्चित धनराशि पर 20 महीने के लिए 19.2 वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 15 महीने के लिए 11.2 की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज से 2920 रुपये अधिक है, तो धनराशि ज्ञात करना है। देखिए निकटतम में बोल रहा, हम लोग क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस लेंगे। सबसे पहले S1 मान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट S1, तो 20 महीने के लिखा तो 20 कर देंगे। अब हमेशा महीना को ईयर में बदलने के लिए 12 से गुना डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे लिखा था 9.2%। तो फ्रेंड्स अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो 32 आ जाएगा। क्लियर। देखिए 4 × 12 हो गया, 4 × 25 20 हो गया, 9 2 एक बार यहाँ पे करेंगे तो देखिए 6 बार में आ गया, एक 2 में नहीं पा रहा, यानी 4 बार में। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो 6.4 को इससे गुना करें 32 आएगा। आई थिंक यहाँ पे 32% आ गया। जस्ट लाइक सेम S2 का निकालेंगे, तो S2 को निकालेंगे। देखिए 15 था, 15 को हम लोग क्या करेंगे 12 गुना क्या करें 11.2, तो यहाँ से करेंगे तो 14% आएगा। क्लियर है। अब दोनों को क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे एक आया था 32% आया था और एक आप लोग आया था 14%, तो 32% और 14% का डिफरेंस लेंगे। टोटल कितना लिखा 2920। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं 18%, तो 18% का वैल्यू लिख रहा है 2920। क्लियर है।
तो हमें हमेशा जब भी बोलता है तो 100% का निकालते हैं। तो 100% के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 18, देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए इसको अगर निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल कितना था 2920 था, तो 2920 रुपये को हम लोग 100 करेंगे बटा क्या करेंगे 18। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग कीजिए तो 1622 शायद 222 आता, हाँ 222.22 आ जाएगा, यानी कि देखिएगा ना तो 1622। तो ऑप्शन नंबर डी के जाएंगे, यानी कि आप लोग को एवरेज देखना था। क्लियर है, थोड़ा सा क्वेश्चन का है लेवल, लेकिन आप लोग को बनाना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। तो लिख रहा एक व्यक्ति ने 11,520 रुपये में 2 भैंस खरीदे। एक भैंस को 15% हानि पर बेचा, दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है तो पहली भैंस का क्रय मूल्य क्या होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए दो है, पहला के लिए मान ली ए है, दूसरा का मान ली बी। तो देखिए पहला मान ली ए है, तो पहला को क्या लिख रहा है 15% हानि पे बेच रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिखे 85/100 कर सकते हैं। और वही सेकेंड के लिए लिख रहा है 19% लाभ पे, तो यानी 119 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे। यहाँ से दोनों का रेशियो निकालिए, तो ये आप लोग का 17/85 होता है, 17 से ही काट दीजिए ना। देखिए 17/85 हो गया, फिर 17 का पारा में 7 बार में आएगा। आई थिंक अगर आप लोग रेशियो निकालते हैं ए और बी का रेशियो, तो देखिए ए और बी का रेशियो निकालिएगा तो 5 रेशियो क्या आ गया, देखिए 7 आएगा ना ए का, तो यहाँ पे 7:5 आ रहा है, यानी ए का वैल्यू 7 आएगा, ए का देखिए ए आएगा, यानी 7:5 आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा हो। क्लियर है, तो ये आप लोग का आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो टोटल देखेंगे तो 2 यानी 7 5 12 हो गया। आई थिंक फ्रेंड देखिए दोनों का इकाई यानी 12 इकाई का जो वैल्यू लिख रहा था 11,520 लिख रहा। क्लियर है, तो हम लोग एक इकाई का निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, एक इकाई का निकालने बोला ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अर्थ है यहाँ पे हो गया ना ये। यदि यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर, तो पहली भैंस का विक्रय मूल्य क्या होगा, पहली के लिए बोला, तो पहली का अगर आप लोग देखे होंगे तो पहला के लिए 7 इकाई था। क्या था ये 7 इकाई था। तो हम लोग क्या करें, थे टोटल 12 के लिए कितना लिखा था, तो 12 के लिए आई थिंक था 11,500 कितना था 20 था, तो पहला के लिए 7 के लिए बोला, तो हम लोग क्या करेंगे 7 के लिए एक्स मान लेंगे। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो 12 को एक्स देखिए यहाँ पे लिखिएगा, तो 12x बराबर करेंगे 7 गुना 11520। आई होप अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं काफ़ी ईमानदारी से, तो x का वैल्यू आप लोग के बीच में आएगा 6720, यानी भैंस का जो मूल्य आएगा आप लोग का 6720। ऑप्शन नंबर जाएंगे तो बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है, चलिए। एक कक्षा में 18 विद्यार्थियों ने एक प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 8 अधिक है तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले देखिए लड़का, देखिए एक कक्षा में 18 विद्यार्थियों के प्रश्न भाग लिया, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 8 अधिक है, तो फ्रेंड्स हम लोग लड़का की संख्या मान लें एक्स मान लें, ये मान लें बॉय, तो बॉय की संख्या ये है, तो गर्ल्स का क्या करेंगे ना एक्स प्लस क्या करेंगे 8 मान लेंगे। क्लियर है, अब देखिए टोटल पार्टिसिपेट जो कि 18 किए, तो हम लोग आगे टोटल करेंगे, यानी एक्स प्लस 8, यानी टोटल वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा ना ये वैल्यू 18 के इक्वल आ रहा। आई थिंक यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल का टोटल 5 आ रहा। क्लियर है, अब बोल रहा है लड़कों और लड़कियों का गुणनफल क्या होगा, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 5 कर देंगे, यहाँ पे 8 5 13, तो 13 को 5 से गुना करेंगे तो होपफुली 65 आएगा। तो राइट आंसर अगर देखना चाहते हैं तो 65 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान तक एक ऑटो से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कैब से लौटता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। जब भी औसत गति की बात करना चाहते हो तो आप लोग फार्मूला यूज करिए 2xy × x + y। क्लियर है, आते हैं देखते हैं क्या लिख रहा। सबसे पहले 2 कर दी, x का वैल्यू 30 है और y का वैल्यू क्या 50 है। अब देखेंगे दोनों का सम करेंगे तो 30 और 30 क्या होता है 80 होता है। हम लोग सॉल्व करें, 0 0 कैंसिल कर दें, 2 का टेबल में 4 टाइम्स आता है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 30 यहाँ पे टोटल 30 पे 150 को 4 से डिवाइड कीजिएगा ना तो 37.5 आएगा, 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। एक शहर की जनसंख्या 15,000 है। यदि जनसंख्या में पहली वर्ष में 15%, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष में 6% का घटती होती है, तो 3 वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या कितने पर होगी। कुछ नहीं करना, देखिए टोटल हम लोग देखना चाहिए, तो टोटल जनसंख्या लिख रहा 15,000, तो 15,000 ले देंगे। क्लियर है, पहला में 15% को वृद्धि हो रहा है यानी 115 कर देंगे। सेकेंड यानी परसेंट में लिख देना, सेकेंड में लिख रहा है 25% का वृद्धि, तो 125/100 कर देंगे। थर्ड लिख रहा है आप लोग का 6% की वृद्धि, तो यानी कि 100 में से ये आप लोग कर लेंगे। क्लियर है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं टोटल आएगा 20268.75। अब हम लोग इसको सॉल्व करिएगा तो लगभग जो आंसर आएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर ए तक आ जाएगा।
चलिए इसको सॉल्व करना है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। आप लोग को देखिए सबसे पहले कौन सा वैल्यू को पुट कीजिएगा कि टोटल जीरो आ जाएगा, ये सेटिंग कीजिएगा। जो आप लोग को यहाँ पे लिखना ना, तो 2a + 2b + c बराबर क्या पुट किए, जीरो आएगा। चलिए मान लीजिए एक यहाँ पे 2 पुट करते हैं, बी के यहाँ पे 3 पुट करते हैं। देखिए तो दो यहाँ पे एक यहाँ पे 2 खाएगा, ठीक है। फिर दो बी के यहाँ पे क्या बोले 3, तो 2 दूनी 4 आ गया, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या पुट करता है, सी के यहाँ पे -10 पुट करते तो क्या आ गया, जीरो। ये समझ आया, नहीं समझ आया तो फिर से देखिए, आई अगेन रिपीट। देखिए यहाँ पे आपको जीरो लाना। चलिए एक यहाँ पे मान लेते हैं 1 पुट करते हैं, ये समझ आ गया। प्लस बी के यहाँ पे क्या पुट करें, मान लीजिए 2 पुट कर दिए, तो यहाँ पे किए 2 प्लस 2 दूनी क्या आ गया 4। तो सी के यहाँ पे लोग क्या करेंगे कि जीरो आ जाएगा तो -6 पुट करेंगे, यानी कि ए के यहाँ पे लोग 1 पुट किए हैं, बी के यहाँ पे लोग क्या पुट किए 2, और सी के यहाँ पे क्या पुट किए -6। याद रखिए 1 2 -6। तो देखिए 4 है 4, 1 का स्क्वायर यानी 1 कर देंगे। बी के यहाँ पे 2 माने थे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस सी के यहाँ पे क्या माने थे -6 माने थे, तो -6 का स्क्वायर 36 हो गया, बाय यहाँ पे 5 करेंगे 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 हो गया, -8 है भी 8 कर देंगे। ए का वैल्यू 1 माने थे और बी का वैल्यू 2 माने थे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 4 को 1 से 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। फिर 36 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चक 24 होता है, 4 3 12 यानी कि 144 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 36 बचे क्या होता है, तो 180 होता ना, हाँ, -8 दूनी 16। अब सॉल्व कर लेते हैं, 16 4 20, 20 को अगर 144 में ऐड करते हैं तो आई थिंक 144 और 20 अगर आप लोग जोड़ते हैं तो आई थिंक 164 होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे करेंगे तो 180 में से 180 में से 16 को घटाएंगे तो ये भी 164, दोनों कैंसिल हो, क्या बचा 1। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। देखिए इसमें आप लोग कुछ भी वैल्यू को मान सकते हैं। क्लियर है, ये रूल होता है, मैं केवल ट्रिक बता दिया हूँ। चलिए जीके जीएस आ गया। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे। तो भारतीय अनुच्छेद में आर्टिकल नंबर 110 में मनी बिल को परिभाषित किया गया। क्लियर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक पारित किया जाता है। क्लियर है, याद रखेंगे धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तावित किया था। क्लियर है, तो धन विधेयक इसे ही बोलते हैं धन विधेयक। देखिए लिख देते हैं धन विधेयक। और धन विधेयक केवल कहाँ पे प्रस्तुत किया था, लोकसभा में। कहाँ पे होता है ये, लोकसभा में। लेकिन किसके प्रस्तुति से, ये लोक राष्ट्रपति के प्रस्तुति से होता है। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, यानी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसका अंतिम निर्णय होते हैं। धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के पश्चात राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिन में लौटा देता है तो लोकसभा उसे सिफारिश के साथ स्वीकार कर सकती है। ये रूल होता है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे। फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो विजेता थे श्री शंकर कुरूप थे, जो कि 1965 में गॉड किए थे। यानी 1965 में मिले थे। किस क्षेत्र में, तो साहित्य में मिला था। इनका लैंग्वेज क्या था, मलयालम कवि थे। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। तो देखिए आशा पूर्णा देवी को ही मिला था, जो कि प्रथम कवित्री के रूप में मिला था। क्लियर है, वही बातें करना चाहते हैं 2024 में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले करंट अफेयर के अकॉर्डिंग मैं जोड़ देता हूँ। तो याद रखिएगा इसमें 2024 में, देखिए 2024 का ले देता। तो 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्दू कवि गुलजार को मिला था। याद रखें उर्दू कवि थे, गुलजार को मिला था। ये आ सकता है पेपर में। तो उर्दू कवि गुलजार को मिला था। और इसके साथ साथ संस्कृत के विद्वान रामभद्राचार्य को मिला था। रामभद्राचार्य को मिला था। ये भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। और किस नंबर का मिला था, तो 58वां ज्ञानपीठ सम्मान मिला था। क्लियर है, याद रखेंगे। यानी कि 2024 में जो प्रसिद्ध कवि गुलजार को मिला था और संस्कृत विद्वान जगत रामभद्राचार्य को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। यानी इसको मिला था 2023 में और 24 में मिला था गुलजार को। क्लियर है। चलिए और वर्ष 2024 तक अभी तक कन्नड़ भाषा में सबसे अधिक लेखक को ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है। इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर होगा। क्या होगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, डी होगा। अब इसके बारे में कुछ वैसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए याद रखिए ये पहली बार जो बने थे ना वह जून 1863 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में से लोकसभा के सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता प्राप्त करने के लिए अलग अलग कम से कम 3 राज्यों में
पूरे लोकसभा का 2% सीट उसको जीतना होता है, 2%। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? चलिए याद रखेंगे लोकसभा के, अभी आप लोग को आई थिंक पता होगा, अभी बता सकते हैं आप लोग भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय का जो दर्जा देता है वह मुख्य चुनाव आयुक्त देते हैं। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग यानी मई 2024 के अकॉर्डिंग, देखिए मई 2024 में अपडेट हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग भारत में अभी कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कितना? 6 हैं। तो चलिए 6 को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला तो आप लोगों का सबसे पुराना पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया। सेकेंड अभी सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी पार्टी चल रहा। एंड अगेन थर्ड पार्टी जो आप लोग का नेशनल में आता है वो आप लोग जानते होंगे एनपीपी आता है, यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी होता है। अगेन जो आप लोग का था सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट, भारतीय सीएमसीआई होता है, देखिए भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी होता है, यानी सीपीआई शायद बोलते हैं इसको, सीपीआई बोलते हैं। क्लियर है? फिर एक होता आप लोग का इस बार जो नया जो एक होता बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। और अगेन सबसे नया जो लेटेस्ट जो जुड़ा हुआ आम आदमी पार्टी, यानी आम आदमी पार्टी को 2024 में मिला मान्यता। टोटल कितना? 2 3 4 5 6 यानी 6 भारतीय राष्ट्रीय पार्टी हैं, यानी कि भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी, जिसमें नया अगर बात करना चाहते हैं तो अपना झाड़ू छाप है, जो कि कौन सा है? आम आदमी पार्टी। कौन सा? ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल इसके संयोजक है। इससे पहले और भी 2 थे जो कि हट चुके हैं, यानी कि इससे पहले जो यानी कि टीएमसी थे, टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी थी। और एक आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ शरद पवार की पार्टी, जो कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रीय कांग्रेस कहीं से नाम था उनका। क्लियर है? याद रखिएगा। चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्या है ये? पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विकास की दर समान होती है। तो सही है। देखिए ऐसा नहीं होता, सभी में विकास की दर कभी समान नहीं होता। पहला तो आप लोग हमेशा कैंसिल कर देंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की, बिल्कुल सर। तो पहला जो 1951 से 1956 के बीच में चला था। क्लियर है? राष्ट्रपति योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते नहीं, राष्ट्रपति के यहाँ पे होता है पीएम होता है, नहीं प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का गठन 1951 में नहीं बल्कि 15 मार्च, देखिए 15 मार्च 1950 को हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। अब पंचवर्षीय योजना जो भारत में जो लिया गया वह रूस देश से लिया गया। किस देश से लिया गया? रूस देश से लिया गया। चलिए इसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए भारत में बात करते हैं योजना आयोग का, तो देखिए भारत में योजना आयोग, तो फ्रेंड भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च को हुआ था। देखिए मैं पूरे का पूरे दफ्तर से पढ़ा रहा हूँ। तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। ठीक है? अब इसका जो अध्यक्ष यानी इसका पदेन अध्यक्ष थे, प्रथम जो थे, प्रथम पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर है? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधान थे जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष, देखिए उपाध्यक्ष क्वेश्चन आता है, तो प्रथम उपाध्यक्ष की बात करना चाहते तो गुलजारी लाल नंदा थे। ये क्वेश्चन पूछता है, ये गुलजारी लाल नंदा थे, इस चीज़ को याद रखिए, गुलजारी लाल नंदा थे। क्लियर है? अब इसके साथ साथ मैं करंट अफेयर के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। 13 अगस्त को, देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे और जान रहे हैं काफ़ी अच्छे से, 13 अगस्त 2014 को, देखिए 13 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करके, योजना आयोग का समाप्त करके 13 अगस्त को समाप्त किया था। ठीक है? इसके यहाँ पे 1 जनवरी को, यानी कि 13 अगस्त 2014 को समाप्त करके इसके यहाँ पे 1 जनवरी 2015 से इसके यहाँ पे नीति आयोग को लाया गया। किसको लाया गया? नीति आयोग को लाया गया, जिसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इन ऐसे क्या होता है, मैं कंफ्यूज में कर रहा हूँ। ठीक है? नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कुछ होता है, नीति का आयोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। क्लियर है? तो ये होता है। क्लियर है? और ये लाया गया था 1 जनवरी 2015 से। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और वही बात करना चाहते हैं इसका उपाध्यक्ष कौन है? देखिए एक होता है उपाध्यक्ष, एक होता सीईओ होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी थे। और सीईओ कौन है? तो सुब्रमण्यम है। कौन है? सुब्रमण्यम है। क्लियर है? चलिए और भी वैसे इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं था, नहीं तो मैं डिस्कस कर देता। चलिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और टोटल भारत में पंचवर्षीय योजना जो चला, सबसे अंतिम जो पंचवर्षीय योजना चला था वह 2012 से लेकर 2017 तक चला था, जो कि लास्ट था आप लोग का 12वां पंचवर्षीय योजना कहलाता। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। देखिए मैं जीएस का पूरा ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैथ्स का भी कर रहा हूँ। चलिए आईसीसी वनडे विश्व कप 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब होता है ना, हाँ, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वनडे यानी 50-50 ओवर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का जो होगा फाइनल आयोजन कहाँ होगा? तो इसमें 3 देश पार्टिसिपेट करेंगे, और तीनों देश का नाम है फ्रेंड्स अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया। देखिए ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, यानी कि 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा, देखिए अगेन आई रिपीट, 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा ये आप लोग का 3 देश में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ अफ्रीका याद कर लीजिए, एंड नेक्स्ट जिम्बाब्वे याद कर लीजिए, एंड लास्ट नीबिया याद कर लीजिए। क्लियर है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होगा, तो ये याद रखिएगा।
बाकी विजेता कौन होगा? अपना प्यारा भारत देश होगा। क्लियर है? वही बात करना चाहते हैं, इससे पहले हुआ था 2023 में, और 2023 में आप लोग को पता होगा भारत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये भारत में हुआ था। और आप लोग को याद हो गया होगा छठ पूजा का दिन, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया शायद सेमी, हाँ, फाइनल खेले थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेले थे, और विजेता कौन बने थे? ऑस्ट्रेलिया बने थे, जीते जीते थे। ठीक है, जिससे आप लोग देखेंगे मैथ्यू हेड नहीं, शायद ट्रेड हेड काफ़ी अच्छे खेल खेले थे। ठीक है, चलिए अब और भी कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं, आप देखिए, भारत पहली बार जो वर्ल्ड कप जीता था तो 1983 में जीता था। सेकेंड टाइम 2011 में जीता था। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में होगा ही। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है ये। सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चलने लगे। फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली। अंत में वह दाईं ओर मुड़ी, 18 किलोमीटर चली और अपने घर पहुंची। तो प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर किस दिशा में है? सबसे पहले देखिए, सीमा जो है पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर चली। यहाँ से मान लेते हैं पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर चली। फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चली, तो यहाँ से 6 किलोमीटर चली। ठीक है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ के 4 किलोमीटर चली। अंत में वह दाईं ओर मुड़ के 18 किलोमीटर चली, यानी दाईं ओर मुड़ के टोटल 18 किलोमीटर चल गया। ठीक है, अब प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका घर कहाँ पे होगा? तो देखिए, इसके संदर्भ में आप लोगों को घर बताना है। तो फ्रेंड दक्षिण पूर्व हो गया, तो अल्टीमेटली आप लोग कलेक्ट कर सकते थे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसको आप लोग देखिएगा, डिफरेंस क्या आ रहा है। 111 में से 227 को हटाएंगे तो टोटल 16 आ गया। फिर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का 6 आ जाएगा। फिर देखेंगे अगली संख्या क्या होगी, देख लीजिएगा, इसके थोड़ा भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें हमें ऐसा लगा सारे अभाज्य संख्या, देखिए 211, 227 तो नहीं होता, 207, 2 9 2 11, हाँ ये भी आप लोग का भाज्य संख्या, ये भी 241 के बाद क्या होता है? तो आई थिंक 253, 151, यहाँ पे मैं 257 लिख रहा है आंसर, देख लीजिएगा आप लोग। देखिए, चिकित्सक निदान करता है तो न्यायाधीश क्या करता है? तो फ्रेंड न्यायाधीश क्या करता है? निर्णय लेने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक लड़की का परिचय देते हुए एंथनी ने कहा, वह मेरी मौसी के माँ के बेटी की बेटी है। तो लड़की एंथनी से कैसे संबंधित है? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको बनाएंगे तो बहाना आ जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए, एक महिला का परिचय देते हुए शशि ने कहा, वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। तो वह महिला शशि से किस प्रकार संबंधित है? तो इसको भी देखिए तो बहू आ जाएगा, क्या आएगा? बहू आएगा। चलिए, ये आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें ये डाइस का देखिए, इसमें विपरीत बोला तो हमेशा देखिए पहला 2 का बोला ना, तो देखिए 2 का विपरीत क्या होगा, यानी इसको अल्टरनेट पे चलते हैं। 2 का क्या होगा? 6 होगा, 2 का 6 हो गया। वही चौथा की बात करना चाहते हैं, तो देखिए आगे तीसरा का क्या होगा? तो 5वां होगा। देखिए 1 2 3, तो 3 का क्या होगा? 5 हो गया। तो नेक्स्ट 5 का क्या होगा? 1 होगा। तो सॉरी 5 का क्या होगा? 1 होगा। इस टाइप से कर लीजिए ना। तो आप लोग को बोल रहा था 6 का, तो 6 का क्या होगा? 2 हो गया। इजी क्वेश्चन था ये, इजी नहीं था, बना दी इसलिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है। फिर से अगेन आई रिपीट, तो देखिए इसका हो जाएगा, ये आप लोग का ये हो गया, तो 6 का 1 हो गया। चलिए देखिए, जल H2O के अणु का ज्यामिति क्या होगा? ये मैं क्लास 12th में पढ़ा था, यानी कि 2013 में, 12-13 में। तो देखिए H2O, सबसे पहले H2O का जो शेप होता है वो बेंट शेप होता है, अर्थात भी शेप होता है। तो H2O का अगर आप लोग तोड़िए तो देखिए H होगा, इसमें एक लोन पेयर होते हैं, और बाकी स्टेप से आप लोग H कर देंगे। अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसके भी जो एंगल बनते हैं ना, वह 104 डिग्री का बनता है, यानी 104.5 डिग्री का बनता है। क्लियर है? जो कि टेट्राहेड्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, यानी बेंट शेप या फिर भी शेप कर देंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, पीएच पैमाने पर 7 से कम पीएच मान क्या दर्शाता है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दर्शाना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले पीएच स्केल है ये। सबसे पहले पीएच का जो वैल्यू होता है 0 से 14 होता है, बीच में क्या होता है? 7 होता है। देखिए 0 के 7 का जो वैल्यू होता है, यानी 7 से जो कम होता है वह अम्ल होता है। क्लियर है? वही 7 से जो 14 के बीच में होता है उसे बोलते हैं क्षारक, और जो 7 के बराबर होता है उसे बोलते हैं उदासीन। तो वह 7 से कम, तो ऑलमोस्टली फिर हम लोग क्या लिखेंगे? अम्लीय विलयन। और वही क्षारीय विलयन की जो होता है वह 7 से 14 के बीच होता है, और उदासीन विलयन का वैल्यू 7 के बराबर होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। फ्रेंड्स अगर आता है आप लोग को प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कुछ भी, तो प्रबल अम्ल का अगर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, जिसमें H+ की मात्रा ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा, हंसा याद कर ले, HNS। तो H4 क्या होता है? तो देखिए H4 आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग बनाइएगा। एक मिश्र धातु में ABC का अनुपात 2:3:1 है। दूसरी मिश्र धातु में धातु BCD का अनुपात 5:4:3 है। यदि दोनों मिश्र धातुओं के बराबर वजन को एक साथ मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है
तो नई मिश्र धातु में धातु बी कितना होगा। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए है आप लोग का, फिर क्या आप लोग का बी लिख रहा है, फिर आप लोग का सी लिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये 2 रेशियो लिख रहा है, ये 3 लिख रहा है, ये 1 लिख रहा है। क्लियर है, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे बी सी डी की बात करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे आप लोग का सी है और ये आप लोग का डी है। तो यहाँ पे हम लोग देखना चाहते हैं 5 लिख रहा है, ये 4 लिख रहा है, ये आप लोग का 3 लिख रहा है। क्लियर है, तो अगेन आई रिपीट, हम लोग इक्वल करेंगे। तो देखिए हम लोग किसको इक्वल कर सकते हैं, देखते हैं। कुछ वैसा है, दोनों मिश्र धातु के वजन को एक साथ मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो मिश्र धातु बनाएंगे तो हम लोग क्या करें जो इक्वल हो जाएगा। तो वैसा कुछ है इसमें नहीं, तो देखते हैं कुछ वैसा नहीं है। चलिए हम लोग काम करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं दोनों साइड। इसको 2 से गुना किए तो ये क्या हो रहा, 4 आ रहा, फिर 6 आ रहा, ये 2 आ रहा। क्लियर है, अब क्या करेंगे, बी का हिस्सा निकालेंगे। देखिए बी का अगर हम लोग हिस्सा निकालते हैं ना, तो बी का देखिए यहाँ पे बी का हिस्सा, तो एक जहाँ पे तो 6 लिख रहा, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा 5, तो 6 5 11 हो गया। ठीक है, अब टोटल देखेंगे, देखिए हम लोग बराबर करने के लिए किए थे, तो टोटल कितना, 6 4 10, 6 4 10 2 12 आ गया। यहाँ पे देखिए 5 4 9 9 9 3 12, यानी 12 12 क्या लिखेंगे, 24। तो 11/24 आएगा। क्या आएगा, 11/24। लेकिन आई रिपीट, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए ABC का अनुपात क्या लिखा था, 2:3:1 लिख रहा था। ठीक है, इसमें लिखा था आप लोग का 5 4 3 लिख रहा था। हम लोग क्या करें, देखिए ये आप लोग का ए था, ये आप लोग का बी था, ये सी था। लेकिन आई रिपीट, ये आप लोग का बी लिख रहा है, ये सी लिख रहा था, और ये आप लोग का डी लिख रहा था। सबसे पहले क्या करें, टोटल वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, इक्वल होना चाहिए। देखिए 3 2 5 और 6 आ रहा, यहाँ पे अगर आप लोग वैल्यू देखे होंगे तो फ्रेंड्स 6 आ रहा, यहाँ पे 5 4 9 3 12 आ रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा तो 2 से, तो अल्टीमेटली 2 से जब गुना किए तो यहाँ पे 2 से गुना कर 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख रहा, 5 लिख रहा, 4 लिख रहा और 3 लिख रहा। हम क्या करेंगे, बी का बोल रहा, तो देखिए ये बी को जोड़ दें, ये बी है आपका, ये बी है, तो 6 5 कितना होता है, 11। टोटल देखिए तो 12 12 कितना होगा, 24। तो 11/24, जो कि ऑप्शन नंबर हमें लगता है डी को क्लिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ये सब क्वेश्चन को स्किप करते हैं, देखिएगा 43 आ गया है। तो 43 क्या लिख रहा है, एक कार्यशाला में श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 8500 है। यदि 7 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये है और शेष का औसत मासिक वेतन 7800 है, तो कार्यशाला में श्रमिकों की कुल संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग का देख रहे थे 7 श्रमिकों का वेतन कितना लिख रहा था, 10,000 लिख रहा था। क्लियर है, और शेष का कितना लिख रहा था, 7800, 7800 लिख देंगे। टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 8500 है। हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो फ्रेंड ये आप लोग का 700 आ रहा, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये 1500 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1500। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो 7:15 आएगा। आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 15 कितना था, 22। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या का औसत 15 और अंतिम 3 संख्या का 16 है, तो अंतिम 3 संख्या 19 है, तो पहली संख्या ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले 4 संख्या पहली 3 का, तो पहली 3 का औसत लिख रहा है 15, तो 15 दिया क्या होता है, 45। तो यहाँ पे 45 लिख देंगे। अगेन आई रिपीट, अंतिम 3 संख्या का लिख रहा है 16, तो 3 को 16 से गुना कर देंगे, क्या आ रहा है, 48 आ रहा। फिर लिख रहा है आप लोग के सामने अंतिम संख्या 19 है, तो देखिए टोटल 3 3 6, तो 6 का वैल्यू लिख रहा है 8 5 13, यानी 3 93 आ गया। क्लियर है, 93 आ गया। अंतिम 3 पहली 3 3 3 6, यहाँ पे तो 93 आ रहा, और इसमें अंतिम संख्या 19 लिख रहा, तो 93 तो आप लोग का यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कंफ्यूज कर गए। 4 संख्या में से पहली 3 संख्या, पहली 3 संख्या का रुक, यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा, नहीं होगा इस प्रकार से। देखिए ABC + D है, ठीक है, ये होता है। तो 4 संख्या ना, तो पहली 3 संख्या का, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, A + B + C मान लेते हैं। तो इसका एवरेज लिख रहा है 15, तो फ्रेंड 15 दिया क्या हो गया, 45। फिर अंतिम 3 संख्या, तो अंतिम यानी 20 लिखेंगे, +C लिखेंगे, +D। इसका भी आप लोग के सामने लिख रहा है 16, तो 16 3 48 हो गया। क्लियर, यहाँ से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेंगे, और अंतिम संख्या 19 मान रहा, अंतिम यानी कि D। तो D का वैल्यू आप लोग के सामने यहाँ पे देखिए, तो हम लोग B + C, यहाँ पे D का वैल्यू अल्टीमेटली 19 लिख रहा, तो 19 का देंगे 48। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो B + C का वैल्यू लिखेंगे, तो 48 में से 19 को घटा देंगे। तो फ्रेंड्स 48 में अगर हम लोग 19 को घटाते हैं तो देखिए 8 में से 9 गया, 9 बचा, फिर 3 में से 1 गया, 2 यानी 29 आ गया। अब हम लोग A का वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए A हम लोग निकालेंगे तो B + C का वैल्यू 29 लाए थे, बराबर क्या 45 है। तो यहाँ से निकाल लीजिए ना, तो A का वैल्यू 45 में से 29 घटाएंगे, तो 15 में 9 गया, 6 बचा, 3 में से 2 गया, 1 16 आ गया। तो A का वैल्यू आप लोग के सामने 16 आ गया। अब B का वैल्यू अभी तक पता नहीं चला ना, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए ABC का लिख रहा था, तो B + C का 29 था, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, A का भी वैल्यू निकल गया। अब BCD में आते हैं, तो BCD में अगर हम लोग आते हैं तो B + C का, देखिए D का तो वैल्यू पता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए B + C का, यहाँ तो 1900 किसका वैल्यू बोल रहा है आप लोग का,
ये तो शायद पहली संख्या बोला था, तो 16 तो आ ही गया, तो पहली संख्या 16 ही होगा, तो आ तो गया आंसर, घबराने की क्या बात है। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की चाल क्या होगा। जब भी फ्रेंड धारा की चाल बोलता है, धारा की चाल बोलेंगे ना, तो क्या करेंगे, धारा के साथ और धारा के विपरीत जो होता है दोनों के चालों का डिफरेंस करेंगे, यानी कि धारा की चाल इक्वल टू क्या करेंगे 22 माइनस 18 करेंगे, बाई क्या करेंगे 2, तो 22 में से 18 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 को 2 से डिवाइड करें 2 आएगा। आई थिंक 2 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में आर एस पी क्यू को बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज की भुजाएं क्यू आर 36 सेंटीमीटर, एस क्यू 27 सेंटीमीटर, आर एस 18 सेंटीमीटर है, तो एंगल क्यू आर एस बराबर एंगल क्यू पी आर है, तो पी आर एस के परिमाण और क्यू एस आर के परिमाप क्या होगा। कुछ नहीं करना, अगर इसको थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको भी मैं नहीं बता पाऊंगा, सॉरी जगह नहीं है मेरे पास। वैसे अगर सम 24 नहीं, इसमें अभी आप लोगों को टाइम लगेगा, सॉरी। हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया जाता है को कहा जाता है, जो कर्नाटक में ऐतिहासिक काल में धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने वाला एक त्यौहार है, एक सप्ताह तक मनाया था। तो फ्रेंड हम्पी फेस्टिवल को हमेशा याद है विजय उत्सव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजय उत्सव। अगेन आई रिपीट, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। हम्पी उत्सव जो कर्नाटक में मनाया था को विजय उत्सव कहते हैं, या कर्नाटक के ऐतिहासिक काल के धूमधाम, वैभव और महिमा को दर्शाने के लिए यह त्यौहार को मनाया था, तो ये विजय उत्सव कहलाता है। क्या कहलाता है, विजय उत्सव। और ये हमेशा नवंबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। क्लियर है, इस चीज़ को भी आप लोग को पढ़े भी होंगे, जान भी रहे होंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, हम्पी जो है ना वह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल है, जो कि इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था 1986 में। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए और वैसा कुछ है, तो 1986 में इसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया था। बात करना चाहते हैं सरहुल, तो सरहुल हमारा प्यारा झारखंड का होता है, ये तो झारखंड का होता है, जो कि आदिवासियों के लिए फेमस होता है। बात करना चाहते हैं पे राजश्री, तो राजश्री वैसे तो हम पहली बार देख रहे हैं, मेरे माइंड में नहीं है ये। चलिए, बदामी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे, तो बदामी जो थे ना वह कदम के थे। किसके थे, कदम के। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी को क्लिक कर देंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 1950 को भारत बन गया था, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बन गया था। देखिए पहला, एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, नहीं ये गलत हो गया, क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, आप लोग पढ़े भी होंगे। ये 76वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर है। एकात्मक राज्य भी नहीं बना था, एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य बन, एक गणतंत्र। तो ऑप्शन नंबर हम लोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें, एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य बन गया था। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते, देखिए संविधान लागू होने के बाद भारत सरकार 1935 का स्थान संविधान में था। ठीक है। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान द्वारा संविधान को अपनाया गया था। क्लियर है। चलिए, और वैसा तो कुछ है नहीं इसमें, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन और है, और वैसे तो कुछ था नहीं 26 जनवरी। चलिए ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को जो चीफ गेस्ट थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो थे। ठीक है। चलिए, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट को काला बजट कहा गया। देखिए यहाँ पे काला बजट, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर 1973-74 के बीच में जो बजट पेश किया गया था उसे बोलते हैं काला बजट। क्लियर है। और मोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो बजट पेश किया गया था जेम्स विल्सन ने बजट किया था, नहीं जेम्स विल्सन ने किया। यहाँ पे देखिए मुझे माइंड में नहीं कौन 73-74, मैं इसके और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए सबसे पहले 73-74 में जो बजट पेश किया गया था उसे बोलते हैं काला बजट। क्या बोलते हैं, काला बजट। क्लियर है। क्यों इसलिए बोलते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है 550 करोड़ का क्या हुआ था, लॉस हो गया था। क्लियर है। देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, सबसे पहले भारत में प्रथम बजट जो पेश किया था जेम्स आप लोग पढ़े होंगे, जेम्स विल्सन के द्वारा। तो फ्रेंड पहला जो बजट पेश किया था जेम्स विल्सन के द्वारा बजट पेश किया गया था। आई होप आप लोग पढ़े भी होंगे। क्लियर है। और ये कब पेश किया गया था, तो 18 फरवरी 1860 को। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण के रूप में पेश किया जाता है। क्लियर है। पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई द्वारा सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया गया, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जो बजट जो पेश किया गया कुल 10 टाइम्स पेश किया गया, किसके द्वारा, मोरारजी देसाई। किसके द्वारा, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी रह चुके थे। क्लियर है। चलिए, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया गया था, जो कि मुखम सेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या इस बार का कौन पेश किया था, तो निर्मला सीतारमण। देखिए इस क्वेश्चन है
किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल की मान्यता के रूप में देखिए, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जा सकती है जब वह आम या विधानसभा चुनाव में किसी भी 4 राज्यों में से वैध मतों का कितना प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करती है। तो फ्रेंड इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़े, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बोला वैध मत के लिए ना, कहाँ गया, तो 52, तो इसके लिए राइट आंसर होगा 6%। क्या होता है 6%, 6% होगा। अगेन आई रिपीट, ध्यान से सुनिएगा केवल। देखिए, किसी राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है जब वह आम या विधानसभा चुनाव में किन्हीं भी 4 राज्यों से, याद रखें किन्हीं भी 4 राज्यों से, किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का 6% हिस्सा, यानी कि 6% हिस्सा प्राप्त कर सकता है। क्लियर है। इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीट को जीत हासिल कर ले। ठीक है, ये होता है रूल। क्लियर है। अभी मैं जस्ट डिस्कस कर दिया था कि कौन कौन आप लोग का भारत का राष्ट्रीय पार्टी है। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। फरवरी 2025 के अनुसार भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। ये सब रीजनिंग को मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। देखता हूँ क्वेश्चन जो ऐसा बताऊंगा जो आप लोगों को फिट हो जाए और जीएस के बेस्ड हो। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो देखिए, हम लोग जब भी किसी पर निर्भर करने के लिए बोलता है तो हम लोग गतिज ऊर्जा का फार्मूला हम लोग पढ़ें, क्या होता है, हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv²। यहाँ पे m क्या होता है, मास होता है, v क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी को क्लिक कर देंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका व्यंजक बोलेंगे तो क्या होता है, हाफ mv² होता है। क्या होता है, देखिए हाफ होता है, हाफ mv² होता है। तो हाफ mv² क्लिक करेंगे। क्लियर है। जहाँ m और m क्या द्रव्यमान, v क्या वेग है। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, अब इसमें कुछ वैसा तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। कौन सी घटना प्रकाश के तरंग प्रकृति की समर्थन करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, देखिए जब भी तरंग की बात करना चाहते हैं, जब भी प्रकाश के तरंग की बात करना चाहते हैं, नहीं पोलराइजेशन के लिए बात, तरंग वेव के लिए बात करना चाहते हैं, तो पोलराइजेशन शो करता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी को क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो याद रखिए, प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए, अब प्रकाश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता है। सबसे पहले प्रकाश दिवस, तो ऑलमोस्ट फिर आप लोग पढ़े होंगे लाइट डे। तो प्रत्येक वर्ष हम लोग लाइट डे कब मनाते हैं, तो 16 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 16 मई को हमेशा मनाते हैं लाइट दिवस, यानी प्रकाश दिवस मनाते हैं। क्लियर है। इस चीज़ को आप लोग शायद पढ़े होंगे। अब देखिए, प्रकाश छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो ये जो सिद्धांत दिया गया था न्यूटन के द्वारा दिया गया था। क्लियर है। उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पे प्रकाश के वेव थ्योरम जो दिया था हाइगन्स प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया था। ये सारी चीज़ आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। इसको स्किप करते हैं हमेशा। देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, समरीन एक कीबोर्ड को 1260 रुपये में 25% के लाभ पर और दूसरे बोर्ड को 1440 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है। तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करेंगे, कुल देखिए पहले और दूसरे का कुल विक्रय मूल्य देखेंगे। तो पहला कितना में बेच रहा है, तो हम लोग देखना चाहते हैं 1260 दिख रहा, सेकेंड दिख रहा आप लोग का 1440 में। तो फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो देखिए 1260 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप लोग 1260 लिख रहा है, अगेन आप लोग लिख रहा है 1440। तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना 2700 आ गया। आई थिंक यहाँ पे हम लोग पहले या दूसरे का कुल विक्रय मूल्य निकालते 2700 हो गया। अब आते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, सीपी निकालेंगे। देखिए पहला लिखा है 1260 जो है ना, इसको बेच रहे हैं हम लोग 25% के लाभ पर। तो फ्रेंड्स हम लोग 25% के लाभ पर करेंगे तो 125 गुना क्या करेंगे 100। ये आप लोग को 25 चौक 100 हो गया, 25 25 125 होता है। अब 5 यहाँ पे अगेन रिपीट कर रहे हैं तो 140 1440 कर देंगे, 10% लॉस है तो 90 करेंगे गुना 100 कर देंगे। तो इसको भी सॉल्व करें 0। तो यहाँ पे टोटल सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 10,008 यानी 1008 आ गया। इसका करेंगे 1600 आ गया। क्लियर है। टोटल ऐड करिए तो 2608 आएगा, 2608 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे सीपी का वैल्यू, तो सीपी का जो मैं वैल्यू लाया था 2608 आ गया था। क्लियर है, 2608 आ गया था। और वही एसपी का वैल्यू जो था आप लोग भी देखे होंगे 2700 था। क्या था ये 2700 था। तो दोनों प्रॉफिट निकालेंगे तो 2700 में से 2608 को घटाएंगे तो 92 आएगा। और सीपी का वैल्यू लिख रहा था 2608 लिख रहा था, गुना 100 कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ से सॉल्व करते हैं तो टोटल आएगा 3 पूर्णांक। देखिए 3.86/163 आएगा, जो कि आप लोग को प्रॉफिट मारा था। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। यदि किसी कर्मचारी का आय 72,000 है तो वह राशि खर्च करता है जिसकी बचत 40% अधिक है, तो उसकी बचत कितनी होगी। देखिए बचत के लिए बात करना चाहते हैं ना,
तो इसके लिए वैसा कुछ ट्रिक तो मेरे पास नहीं है। देखिए कोई आय 7200 है तो बचत 40% अधिक है ना, तो देखिए क्या करते हैं हम लोग बचत को x मान लेते हैं तो व्यय निकालेंगे। तो x का क्या करेंगे, देखिए इसमें से क्या करेंगे 140% अधिक है यानी 140/100 कर देंगे, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो 1.4x आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे दोनों को सम कर देंगे यानी x प्लस 1.4x कर देंगे, ये दोनों को सम करेंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे 72000। अब सॉल्व कर देंगे तो फ्रेंड्स अगर सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे 2.4x, तो 2.4x का वैल्यू निकालेंगे तो 72 और 000 लिख देंगे। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे तो टोटल आएगा 30,000। क्या आएगा 30,000। तो ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। इसमें आप लोग को निकालना क्या था, देखिए इसमें आप लोग को निकालना था संगत वृत्तखंड का केंद्रीय कोण बाइंडिंग के लिए। तो बाइंडिंग के लिए देखें 23% है, तो देखिए जब भी परसेंट की बात करना चाहते हैं तो बाइंडिंग के लिए 23 करें, परसेंट में हमेशा 100 करते हैं। क्लियर है। आप टोटल ओवरऑल देखेंगे तो परसेंट यहाँ पर 360 करेंगे, ये 0 कट गया, टोटल देखिएगा तो 82.8 डिग्री आएगा। 82.8 डिग्री इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। काफ़ी थक जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, देखिए 10 कुर्सी और 6 मेजों का क्रय मूल्य कितना लिख रहा है 5140 है। 3 कुर्सी और 2 मेजों का क्रय मूल्य 1635 रुपये है। तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य क्या होगा, इसे आप लोग काफ़ी अच्छे से देखिए 10 चेयर है प्लस 6 टेबल है, तो दोनों का क्रय मूल्य लिख रहा है 5140। क्लियर है। फिर 3 चेयर, तो 3 चेयर कर देंगे प्लस 2 मेज यानी 2 टेबल, इसका मूल्य आप लोग के सामने लिखा है 1635। आप लोग क्या कीजिए फ्रेंड्स सिंपल में इसको आप लोग विलोपन विधि का यूज कर लीजिएगा। क्लियर है। तो विलोपन विधि का यूज कर लीजिएगा। आई थिंक इसमें बंद हो ना भाई, हाँ। तो फ्रेंड्स अगर विलोपन विधि का यूज करते हैं सॉल्यूशन करते हैं तो आप लोग भी जो आंसर आएगा 65 का ना 700 आ जाएगा टोटल। देख लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइम कम है, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाना है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या लिखता है, उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगा, यानी जो भी क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के बीच में बताने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। तो देखिए क्या लिख रहा है आप लोग के बीच में, यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है भरण। देखिए भरण पाइप P, भरण पाइप Q से 21 गुना तेज है। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसमें आप लोग बोला समय कितना लगेगा। सबसे पहले अगर आप लोग पाइप एंड कस्टन का क्वेश्चन पढ़े हैं तो पाइप एंड कस्टन का क्वेश्चन पढ़े तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चलना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा इस रूल के अकॉर्डिंग और आप लोग को करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या करें, यहाँ पे P है, देखिए यहाँ पे एक P लिख रहा है, यहाँ पे Q है, तो लिख रहा P जो है Q से 21 गुना तेज है, तो यहाँ पे 1 करेंगे तो ये क्या होगा 21 होगा। क्लियर है। आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा। ये आप लोग का क्षमता की बात करते हैं, ये आप लोग का क्षमता हो गया। ठीक है। अब देखेंगे टोटल कार्य के बारे में। तो फ्रेंड्स कार्य बराबर क्या होता है, कार्य जब भी निकालने बोलेगा तो क्षमता को समय से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे क्षमता गुना क्या करेंगे समय। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो देखेंगे क्षमता देखेंगे तो टोटल ओवरऑल, तो यहाँ पे हम लोग किसका निकाल रहे हैं तो देखेंगे क्षमता, तो यहाँ पे आप लोग का बोल रहा था दोनों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो हो गया कार्य बराबर क्षमता गुना समय। तो देखिए क्षमता आप लोग का लिख रहा था 1 लिख रहा था और समय आई होप आप लोग देख लिए होंगे तो 110 था। कितना था 110, तो 110 को 1 से गुना करेंगे कितना आ गया 110 ही आएगा। अब दोनों मिलकर कार्य बोल रहा था तो देखिए 110 लिख देंगे। अब मिलकर कार्य एक का 1 था, एक का 21 था, तो दोनों को जोड़ देंगे ना तो 22, तो 22 को 110 से भागा देंगे, क्या आएगा 5 मिनट। फिर से समझा देते हैं, कन्फ्यूजन हुआ होगा। ये P है ये Q है, P जो है ना Q से 21 गुना तेज है, तो यहाँ से हम ये 21 कर दिए है ना। Q एक टंकी को 110 घंटा में 110 मिनट में भरता है, यानी कि फ्रेंड्स Q का जो क्षमता 110 है, तो यहाँ से कार्य निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 टोटल कार्य हो गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बोला दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोलने के लिए, तो एक साथ करेंगे तो टोटल कार्य कितना है 110 है, और दोनों रेशियो को सम कर देंगे, क्योंकि दोनों बोला तो 22 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा 5 मिनट। तो राइट आंसर करेंगे तो 5 मिनट इज द राइट आंसर। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 जुलाई 1947 को क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बातें करना चाहते हैं, देखिए भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय तिरंगा को, यानी कि भारतीय तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्लियर है। अब देखिए इसका डिजाइनर कौन था, पिघली बकैया थे। इसका रेशियो क्या है तो 3:2 है, जिसमें 3
ब्री लेन था, बी क्या है, ब्रीथ है। वही राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता, देखिए अभी मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, वैसे हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। क्लियर। इसका डिजाइनर कौन थे, तो पिंगली बकैया थे। क्लियर, पिंगली बकैया थे। क्लियर है। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने का अधिकार है। ये 2002 के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखिए 2004, देखिए मैं अपने को एक और बताना चाहता हूँ, 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय जो कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, BN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा की गई थी कि संविधान के आर्टिकल नंबर 19A के तहत, देखिए 19A के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ये आप लोग का आर्टिकल 19A के तहत आता है। क्लियर है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है। क्लियर है। अब पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया था। ये सब सारी चीज को याद रखिएगा आप लोग। गाने में कितना चले रही, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें थे, तो फ्रेंड्स याद रखिए स्वतंत्रता के समय कुल ब्रिटिश रियासतों की संख्या जो था वो 565 था। कितना था, 565 था। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करेंगे, बी को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो फेमस क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, हल्दी घाटी के जो लड़ाई लगा था तो 1576 में हुआ था। 1576 की बात करना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा हुआ था 18 जून, देखिए 18 जून 1576 को लड़ा गया था। 18 जून 1576 को लड़ा गया था, जिसमें मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच ये हुआ था। क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बात करना चाहते हैं। देखिए 1761 की बात करना चाहते हैं तो 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बक्सर का युद्ध की बात करना चाहते हैं तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। 1764 में 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला के संयुक्त सेना को हराया था। क्लियर है। तो सारी चीज़ तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगेन आई रिपीट, 1576 में क्या हुआ था, तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। देखिए मैं लिख देता हूँ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1756 में कुछ फेमस है, तो 1756 नहीं बल्कि 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। बात करते हैं पानीपत का, थोड़ा सा लास्ट टाइम ऑपरेशन कर देता हूँ। देखिए पानीपत का कुल 3 युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ, 3। तो फर्स्ट ऑफ याद के पहला जो हुआ 1526 में, पहला कब हुआ 1526 में। सेकेंड हुआ जो आप लोग को 1556 में हुआ था। थर्ड हुआ था 1761 में। ये तीनों को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है, तो फ्रेंड्स आप लोग देखे हुए होंगे, गए भी होंगे। देखिए सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले लुम्बिनी, तो गौतम बुद्ध का जो संबंध है आप लोग का लुम्बिनी से, क्योंकि इसको जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और ये लुम्बिनी नेपाल के तराई में स्थित है। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करना चाहते हैं, देखते हैं। पावापुरी, तो पावापुरी किसके लिए है, तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा पावापुरी किसके लिए फेमस है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी कुछ था बुद्ध से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह भी आप लोग, चलिए अभी ऑपरेशन करने का टाइम नहीं है, नहीं तो मैं पूरा कर देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में यूरो मुद्रा को कब अपनाया गया था, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो यूरोप का जो मुद्रा है वह यूरो है। क्लियर है। तो इसे कब अपनाया गया था, 1 जनवरी 1999 को, 1 जनवरी 1999 को यूरो को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। और याद रखिएगा यूरो मुद्रा यूरोपीय देश के 28 में से, टोटल 28 देश में से ना 20 सदस्य अपनाए हुए हैं। ठीक है। क्रोएशिया लेटेस्ट जो आप लोग है ना, क्रोएशिया, मैं आप लोग को अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्रोएशिया जो कि लेटेस्ट में है। तो क्रोएशिया मैं अगेन रिपीट करना चाहता हूँ, क्रोएशिया जो आप लोग का 1 जनवरी, देखिए 1 जनवरी 2023 को यूरो को अपनाने वाला 20वां सदस्य बन गया। कौन सा देश बन गया, 20वां, क्रोएशिया। क्लियर है। चलिए और अमेरिकी डॉलर के बाद यूरो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रचलन वाला मुद्रा बन गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, तिरुमल राय मध्यकाल में भारत में इनमें से किस राजवंश का संस्थापक थे, तो फ्रेंड्स तिरुमल जो थे ना आराविडु वंश के थे। कौन से थे, आराविडु वंश का। तो याद रखिए तिरुमल राय मध्यकाल में भारत आराविडु राजवंश के संस्थापक थे। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इसी के टेन्यूर में जो वर्क हुआ था। सबसे पहले याद रखिएगा 23 जनवरी 1576 को, अंजलि का याद आ गया। देखिए 23 जनवरी, देखिए याद रखिएगा 23 जनवरी 1565 को, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, 23 जनवरी 1565 के पश्चात तिरुमल ने 1570 में सदाशिव राय की हत्या कर दी और आराविडु वंश की स्थापना की थी। ठीक है। और 23 जनवरी 1565 में एक युद्ध हुआ था जिसे क्या बोलते हैं, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्या बोलते हैं इसे, तालीकोटा का युद्ध भी बोलते हैं। इसके साथ साथ इसे
इसे क्या बोलते हैं, राजतरंगड़ी का भी युद्ध बोलते हैं। क्लियर, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। एक और कुछ युद्ध बोलते हैं, मेरा माइंड से स्किप करा, 3 नाम था इसका, राजतरंगड़ी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, एक और कुछ नाम है मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, 3 नाम था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड बात करना चाहते हैं संगम वंश। संगम वंश की स्थापना हरियर एवं बुक्का ने किया था। हरियर एवं बुक्का, संगम वंश का स्थापना जो किया था हरियर प्रथम ने किया था, हरियर प्रथम ने किया था। क्लियर है। और इसका जो टेन्यूर था संगम वंश का 1336 से 1485 था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। तो देखिए कोई बस कार नहीं है, चलिए बनाते हैं। देखिए कोई बस कार नहीं है, सभी बस बड़ी है। कुछ कारें बड़ी होगी, नहीं होगी। कुछ बसें कारी होगी, नहीं, दोनों गलत कर दीजिएगा। चलिए इसमें त्रिभुज को काउंटिंग करना, ये अल्टीमेटली आप लोग कीजिएगा ना तो टोटल आ जाएगा आप लोग को भी 17 आ जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन। अगला इसमें आप लोग को क्या करना है, देखिए जल प्रतिबिंब बनाना। तो जल के प्रतिबिंब में क्या करना है, तो आप लोग को अप को डाउन और डाउन को अप कर दीजिए, यानी कि ऊपर नीचे चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स 75 है ना, तो 75 के लिए अगर आप लोग जाइएगा ना तो ऑप्शन नंबर देखिए बी को क्लिक कर देंगे, तो यानी हम लोग चेंज कर देते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, बताएं कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कमरे में कुर्सियों की कुल संख्या ज्ञात करें। कमरे में कुर्सियों की संख्या स्टूलों की संख्या की दोगुनी है। कमरे में 12 स्टूल है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्षेत्र को सॉल्व करिएगा तो दोनों पर्याप्त हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए क्या बच्चों को झूठ बोलने के लिए दंडित किया जाना चाहिए, तो देखिए हाँ, बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से उचित सजा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। नहीं, दंड की वजह से वांछित व्यवहार लाने के बजाय दंडित होने का डर भी पैदा हो जाता है, बिल्कुल ये भी सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, तो फ्रेंड इसको देखना होगा। सबसे पहले देखिए 5 6 क्या होता है 11, 11 4 15 हो गया, ठीक है। 7 6 13, 13 और 8 क्या होता है, तो 13 8 21, तो 21 को 2 से गुना किया 42, अब 15 को 1 से गुना थे 15 आ गया। देखिए 8 6 14, 14 9 क्या होता है, 14 और 9 23 होता है। 23 को क्या करें 3 से गुना करेंगे 69, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताता है इंटरनेट का जो जनक होता है वह विंडसर्फ और रॉबर्ट कॉन होता है, तो विंडसर्फ और रॉबर्ट कॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए और बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट का जनक कहते हैं। क्लियर है, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक भी कहते हैं। मार्क जुकरबर्ग तो आप लोग नाम जानते हैं, फेसबुक हो गया, फेसबुक का है ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल, बिंग, याहू या विंडो। तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स देखिए गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी है, बिंग भी है, तो लेकिन विंडो आप लोग का एक सर्च इंजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो 81 ये रहा, तो क्या है भाई, राजेश को उसके प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने का ऑर्डर मिला, जिसमें उसने ऑर्डर के 17/24 को 27 को 34 दिनों में पूरा किया। उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिनों में पूरा किया, कुछ नहीं करना। देखिए सबसे पहले 34 दिन का समय लिया था। क्लियर है। अब यहाँ पे उलट देंगे तो 27 बटा क्या करेंगे 17 कर देंगे। अब देखिए 17 को हम लोग 34 से गुना कर देंगे, 2 पार में, तो 17 दिन क्या 27 दिन 54 दिन आ गया। तो राइट आंसर करेंगे तो 54 डेज, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण की गणना करें, यानी कि आप लोग को स्टैंडर्ड वेरिएशन निकालना है, कुछ नहीं करना। देखिए मीन निकालिए, 4 2 6 5 11 11 6 17 17 3 20, 20 आ गया। 20 को कितना डिवाइड कर 1 2 3 4 5, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा 4 आ गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग 4 आ गया था ना, अब देखिए 4 में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर 4 में से 6 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे 0 आ गया। अब इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। देखिए तो 4 1 5 1 6 4 10, और टोटल कितना संख्या था 2 2 4 1 5, तो 10/5 करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। क्या आएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए यहाँ पे लिख रहा ना किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या अशांत है। तो देखिए शांत के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता जिसका डिनोमिनेटर, यानी जिसका डिनोमिनेटर आप लोग का चाहे 2/5 हो, m हो, या फिर 5/n हो, ये अगर रहता तो वह शांत। बाकी इसके अलावा कुछ होता तो वह अशांत होता है। ये आप लोग का शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, लेकिन यहाँ पे देखा 7 आ रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का क्या होगा अशांत होगा। क्लियर है। अल्टीमेटली देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर क्या देखिए 2/t ठीक है, 5/7 भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 7/5 लिख रहा है, इसलिए क्या होगा ये अशांत हो गया। चलिए ये क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन है, आई होप आप लोग बना लिए भी होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। क्वेश्चन टाइमिंग ज़्यादा हो रहा है आज का, देखते हैं।
देखिए भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैप पोस्ट के बाद बिंदु से बिंदु y की दूरी 80 मीटर है तो लैप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी। कुछ नहीं करना, 80 है तो 45 डिग्री में सेम का सेम रहता है। क्लियर है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 45 डिग्री की बात करना चाहते हैं ना, देखिए यहाँ पे 45 करेंगे तो दूरी कितना था 80 था, तो ये 80 है तो एंगल दोनों सेम ही होता है, 1 1 का रेशियो होता है तो 80 ही होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 80 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाही कोण का माप 18 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले भुजाओं की संख्या n निकालेंगे ना, तो टोटल लिख रहा है 360 डिग्री लिख रहा है। अब देखिए बाहरी भुजा की माप कितना लिख रहा है 18, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें क्या आएगा 20 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले जाते हैं, अधिकतम 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अधिकतम बोला ना, अधिकतम 2 चित आने की, तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले 3 है तो सबसे पहले 0 आ सकता है, यानी कि 0 आ सकता है। फिर अगेन 3 कॉम्बिनेशन 1 कर सकते हैं, फिर हम लोग क्या अधिकतम 2 हो रहा तो 3 कॉम्बिनेशन 2 कर सकते हैं। क्लियर है, टोटल ओवरऑल करेंगे तो 8 आएगा। क्लियर, अब आप लोग सॉल्व कीजिए। 3 कॉम्बिनेशन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो अल्टीमेटली मैं बताया था 1 हो गया, फिर यहाँ पे 3 होगा और 3 कॉम्बिनेशन 2 का वैल्यू 3 होता है, बाई क्या कीजिए 8, तो 3 3 6 और 1 7, 7/8 हो गया। क्लियर है, चलिए तो फ्रेंड राइट आंसर आएगा 7/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है, उसके बाद हम आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखते हैं क्या लिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगा। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी। तो देखिए 1944 की बात करना चाहते हैं तो उस समय देखिए IMF और विश्व बैंक दोनों का किया गया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। तो IMF देखिए अंतर्राष्ट्रीय देखिए मुद्रा कोष, देखिए IMF की बात करते हैं, विश्व बैंक, ये दोनों की बात, ये दोनों देखिए IMF और विश्व बैंक ये दोनों जो था ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा कहा जाता है। क्लियर है, तो राइट आंसर दोनों को क्लिक करेंगे। देखिए जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों की कल्पना की गई थी। क्लियर है, इसका हेडक्वार्टर की बात करना चाहते हैं कहाँ पे, तो वाशिंगटन DC है। क्लियर है, बात करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का, तो याद रखिए विश्व बैंक, तो विश्व बैंक के वर्तमान जो 14वें नंबर के अध्यक्ष बने हुआ अजय बंगा बने। ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि भारत के हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए कौन बने हैं, तो अजय बंगा, ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो विश्व बैंक के 14वें नंबर के अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। क्लियर है, वही बात करना चाहते हैं IMF का, तो IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो गीता गोपीनाथ, ये भी भारतीय शायद है, तो गीता गोपीनाथ, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें, गीता गोपीनाथ। तो गीता गोपीनाथ IMF के मुख्य अर्थशास्त्री का पद भारत संभालने वाली पहली महिला भी बनी है। क्लियर है, चलिए एंड अगेन आई रिपीट नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो लिख रहा, हाल ही में गुजरात की वडोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय खेल और परिवहन स्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो इसका देखिए हाल ही में गुजरात के वडोदरा स्थित भारत का पहले राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर किससे रखा गया, तो गति शक्ति विश्व शक्ति कर दिया गया। गति शक्ति विश्व शक्ति कर दिया गया। क्लियर है, तो हम लोग देखना चाहेंगे तो 88 का राइट आंसर करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखना चाहते हैं 89 में क्या लिख रहा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों के बाल श्रम मुक्त घोषित किया था। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ नाम जो चेंज हुआ उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले याद रखिए औरंगाबाद, देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सीखिएगा। सबसे पहले बात करना चाहते हैं औरंगाबाद का, तो औरंगाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो औरंगाबाद का जो नया नाम रखा गया संभाजी नगर, देख लीजिए याद करते जाएगा, औरंगाबाद का नाम रखा गया संभाजी नगर। वही चंडीगढ़ हवाई अड्डा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो देखिए चंडीगढ़ हवाई अड्डा, तो फ्रेंड याद रखिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखा गया शहीद भगत सिंह अड्डा, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। वही रोहतांग सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता था, ये भी क्वेश्चन आता है, तो रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया, तो अटल सुरंग। ये कब से फेमस क्वेश्चन है, अटल सुरंग रखा गया। फिर देखिए कांडला बंदरगाह का दीनदयाल बंदरगाह रखा गया। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम रखा गया श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर लिख देता हूँ, देखिएगा पोर्ट ब्लेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है, इसका नाम बदल के रखा गया श्री विजयपुरम। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। क्लियर है, इसके साथ साथ पुराना संसद भवन, देखिए पुराना संसद भवन, ये भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये।
तो पुराना संसद भवन, तो फ्रेंड्स याद रखिए पुराना संसद भवन का नाम रख के रखा गया है संविधान सदन। क्या रखा गया? संविधान सदन। ये भी आप लोग को याद रखना पड़े, संविधान सदन। और हाल ही में एक चीज़ और को नाम चेंज किया गया, तो गया स्टेशन का नाम चेंज करके गया जी रखा गया, गया जी। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट था आप लोग को पुराना संविधान सदन, पुराना संविधान भवन का नाम रखा गया संविधान सदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया? तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा, देखिए अभ्रक के, तो अभ्रक नगरी हम लोग झारखंड के कोडरमा को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है? देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। क्लियर है? ऑटोमेटिकली फिर मैं खुद झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे अभ्रक सबसे फेमस है। क्लियर है? अब देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अनुच्छेद 24, देखिए आर्टिकल नंबर 24 कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया था। क्लियर है? इस चीज को याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसे बोलते हैं NCPCR ने 5 जुलाई 2024 को, देखिएगा मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, 5 जुलाई 2024 को कोडरमा झारखंड में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया। क्लियर है? चलिए अब भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। वर्ष 2024 में पेन प्रिंटर के लिए पुरस्कार किसे चुना गया था? तो देखिए 2024 में पेन प्रिंटर के लिए पुरस्कार किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा इसके लिए अरुंधति रॉय को मिला था। किसके लिए मिला था? अरुंधति रॉय को। अगेन आई रिपीट, बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय को 2024 में पेन प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? और अरुंधति रॉय का एक उपन्यास था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, आप लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में, तो याद रखिएगा बुकर विजेता थे अरुंधति रॉय। ठीक है? ये कब मिला था? तो 2024 में मिला था इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया था? तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए बीसीसीआई ने क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन जो किया था बेंगलुरु में किया था। कहाँ पे किया था? बेंगलुरु में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन बेंगलुरु में किया था। अब कब किया था? देखिए सबसे पहले याद रखिए 29 सितंबर 2024 को बीसीसीआई ने कर्नाटक के बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय क्रिकेट यानी NCA का उद्घाटन किया था। क्लियर है? बात करना चाहते हैं बीसीसीआई का, तो बीसीसीआई का स्थापना कब हुआ था? अल्टीमेटली आप लोग पढ़ेंगे 1 दिसंबर 1928 को हुआ था। क्लियर है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। क्लियर है? चलिए अब भारतीय टीम का मुख्य कोच कौन है? तो ये गौतम गंभीर है। इथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया था? तो याद रखें इथेनॉल उत्पादन में भारत ने अभी कौन सा स्थान किया था? आई थिंक तीसरा किया था। हाँ तीसरा कन्फर्म है। ठीक है? भारत ने तीसरा स्थान प्रभावित किया था। ठीक है? चलिए अब देखते हैं पहला कौन था। पहला मेरे माइंड में नहीं है। चलिए देखते हैं क्या, इसको बना लीजिएगा फ्रेंड। देखिए देखते हैं बन गया तो ठीक है। लड़कियों के कतार में कमला बाईं ओर से 15वें अतः राधा दाईं ओर से 7वें स्थान पे, वे दोनों आपस में स्थान बदलते हैं। तो राधा का दाईं ओर से 15वां स्थान होता है। तो बताओ कतार में कुल कितनी लड़कियां? देखिए कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे कमला ले देंगे, कुछ नहीं करना है, ये कमला का है, ये बाईं ओर से 15वां, तो यहाँ बाईं ओर से 15वां कर दिए। और राधा तो राधा का कितना लिख रहा? दाईं ओर से 7वां लिख रहा। ठीक है? अब दोनों स्थान बदलते, तो राधा दाईं ओर से 15वां होता है, तो राधा जो है ना दाईं ओर से 15वां होता है, यानी कि यहाँ पे ये कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पे दोनों को जोड़िए। देखिए टोटल बोला कितना है ना, रुकिए राधा का क्या बोल रहा था? तो राधा दाईं ओर से 15वां होता है ना, तो यहाँ पे राधा के सामने 15 कर दिए। अब आप लोग को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना, लड़कियों की संख्या बोला ना, तो देखिए दोनों को जोड़ दिए, 15 कितना होगा? 30, और उसमें से एक घटा दिए, तो 30 में से घटाएंगे कितना होगा? तो 30 में से घटाएंगे 29 हो गया, तो राइट आंसर होगा 29। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे दोनों जोड़िए, 15 7 कितना होता है? 15 7 होता है 22, तो यहाँ पे 22 जोड़ने के लिए कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ठीक है? इस चीज़ को होता है, तो यहाँ पे टोटल बोलेंगे। देखिए अगर आप लोग को बोलता है इसमें, अगर बोलता है कमला का रैंक कितना है, तो देखिए 15 7 नहीं इस पर ऐसे मत कीजिए। देखिए मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। इसमें कुल बोल रहा है, तो कुल बोलेंगे तो दोनों को किनारे को जोड़ दीजिए, नहीं 15 30 हो गया, और उसमें से एक को घटा दीजिएगा। क्लियर है? तो ये 29 आएगा, तो 15 30 में से घटाएंगे तो 29, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए 94 क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। ये क्वेश्चन तो लल्लू का क्वेश्चन है, आप लोग खुद से देख सकते हैं। तो इसमें देखिएगा आप लोग। ठीक है? ये भी क्वेश्चन है आप लोग, रीजनिंग का क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए उसी को मैं डिस्कस करूंगा। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड देखिए अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम वेग होता है उसे बोलते हैं स्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करेंगे, पलायन वेग। क्लियर है? अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ पलायन वेग का जो वैल्यू होता है, देखिए v का जो फार्मूला होता है √2gr होता है, √2gr होता है, √2gr होता है। क्लियर है?
चलिए अब याद रखिए पृथ्वी का प्लायन वेग लगभग कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्लियर है। अब प्लायन वेग वस्तु के प्रक्षेपण की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। वही चंद्रमा की देखिए पृथ्वी की बात करना चाहता था, इस पृथ्वी की बात करना चाहता था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। वही बात करना चाहते हैं मून की, तो मून का क्या होता है 2.4 होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किस संरचना से जुड़े होते हैं जो उन्हें विपरीत ध्रुवों से खींचती है? तो राइट आंसर होगा तरकु तंतु होगा, यानी तरकु तंतु। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। देखिए कोशिका विभाजन दो प्रकार के हो, एक होता है ऑटोसेम, एक होता है हेट्रोसेम। यानी कि एक होता है देखिए समसूत्री विभाजन होता है, एक होता है अर्धसूत्री। तो समसूत्री विभाजन प्रत्येक बॉडी में प्रत्येक समय होते रहता है। समसूत्री विभाजन नाक में, हाथ में, कान में, सारे पूरे बॉडी में होते हैं। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन केवल सेक्स के समय होता है। क्लियर है। चलिए यानी कि आप लोग का 100 क्वेश्चन को मैं बताऊँ, इसमें बहुत क्वेश्चन का स्किप कर दिया, यानी रीजनिंग का क्वेश्चन को, तो आप लोग देख के बना लीजिएगा, आंसर आप लोग के सामने है। क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो सेट नंबर जो आप लोग का शेष है, आई थिंक हमें लगता है सेट नंबर 26 को बताएंगे। ठीक है, तो देख ले सकते हैं, तब तक कुछ क्वेश्चन है ये। अब हम आते हैं तो 26 नंबर को बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम आते हैं, तो जो कमी है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि सारे को मैं डिस्कस कर दूँ, और मेरा प्रयास होगा फ्रेंड्स अब आप लोग के सामने करंट अफेयर को भी मैं ऐड कर दूँ। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।